रिमझिम के महल छोड़ने के बाद पूरे घर में उदासी छा जाती है, लेकिन बुआ सा को अब भी चैन नहीं मिलता। उन्हें डर होता है कि अगर सच सामने आ गया तो उनकी सारी चालें खत्म हो जाएंगी। इसलिए वो एक नई साजिश रचती हैं। बुआ सा नकली गहनों का खेल शुरू करती हैं और चोरी का इल्जाम फिर से रिमझिम पर डालने की योजना बनाती हैं। दूसरी तरफ रिमझिम अपनी मासी के साथ एक छोटे से घर में रहने लगती है, जहां वो टूट चुकी होती है लेकिन हार नहीं मानती। उधर रिमझिम का पति लगातार सच जानने की कोशिश करता है। उसे कुछ ऐसे सबूत मिलने लगते हैं जिनसे बुआ सा पर शक गहराने लगता है। महल में अचानक गहनों की चोरी का हंगामा मचता है और बुआ सा मौका देखकर फिर रिमझिम का नाम लेती हैं। लेकिन इस बार किस्मत उनका साथ नहीं देती, क्योंकि एक छुपा हुआ गवाह धीरे धीरे सच उजागर करने के करीब पहुंच जाता है। महल में रिमझिम के जाने के बाद सन्नाटा पसरा हुआ था। दादी सा भी अंदर से परेशान थीं, लेकिन अपने फैसले पर अड़ी हुई थीं। वहीं बुआ सा अपने कमरे में बैठी मुस्कुरा रही थीं। एक बार फिर मेरी चाल काम कर गई, उन्होंने मन ही मन कहा। लेकिन तभी उन्हें डर सताने लगा कि अगर किसी दिन सच सामने आ गया तो सब कुछ खत्म हो जाएगा। इसी डर में उन्होंने नई साजिश रचने का फैसला किया। अगली सुबह बुआ सा चुपके से दादी सा के कीमती गहनों के नकली सेट को असली गहनों की जगह रख देती हैं और असली गहने अपने कमरे में छिपा देती हैं। कुछ देर बाद पूरे महल में जोर की आवाज़ गूंजती है। दादी सा के गहने चोरी हो गए। सभी लोग घबराकर हॉल में इकट्ठा हो जाते हैं। दादी सा रोते हुए कहती हैं, ये हमारे खानदान की निशानी थी। तभी बुआ सा मौका देखकर बोलती हैं, मुझे पूरा यकीन है ये काम रिमझिम ने किया है। जाते जाते वो बदला लेकर गई है। घर वाले फिर से रिमझिम के खिलाफ बातें करने लगते हैं, लेकिन इस बार रिमझिम का पति चुप नहीं रहता। बस बुआ सा, बिना सबूत के हर बार रिमझिम को दोष देना बंद कीजिए। बुआ सा घबरा जाती हैं, मगर चेहरे पर मासूमियत दिखाती हैं। उधर रिमझिम अपनी मासी के साथ छोटे से घर में रह रही होती है। वो अपनी माँ की तस्वीर देखकर रो पड़ती है। मैंने कभी किसी का बुरा नहीं चाहा, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, वो टूटे हुए दिल से कहती है। मासी उसे संभालते हुए बोलती हैं, सच ज्यादा देर तक नहीं छिपता बेटा। इधर महल में रिमझिम का पति नौकरों से पूछताछ शुरू कर देता है। तभी एक बुजुर्ग नौकर डरते डरते उसके पास आता है। मालिक, मैंने उस रात बुआ सा को दादी सा के कमरे से निकलते देखा था। ये सुनते ही उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उधर बुआ सा को जब इस बात का पता चलता है तो वो गुस्से में कहती हैं, अगर वो नौकर सच बोल देगा तो सब खत्म हो जाएगा। अब बुआ सा उस गवाह को चुप कराने की नई चाल चलने लगती है। कूड़ा बीनने वाली लड़की अमीर घर की बहू बनी, लेकिन अंत में राजघराने की गुलाम निकली। लखनऊ के पुराने शहर के एक गंदे मोहल्ले में रहती थी रानी। हाँ, नाम रानी था, लेकिन किस्मत गुलाम की थी। सुबह 4 बजे उठकर वो कूड़ा बीनने निकल जाती। प्लास्टिक की बोतलें, कागज, पुराने जूते, जो कुछ मिलता बेचकर पेट पालती। उसके माँ बाप नहीं थे। एक बूढ़ी दादी थी जो बिस्तर पर पड़ी रहती थी। रानी की उम्र 22 साल थी, लेकिन चेहरे पर मेहनत की लकीरें इतनी गहरी थीं कि लगता था वो 35 की है। फिर भी उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे किसी राजकुमारी की। एक दिन सब बदल गया। शाम के वक्त रानी कूड़े का बोरा उठाए घर लौट रही थी। अचानक एक लग्जरी कार उसके सामने ब्रेक मारकर रुकी। कार से उतरा सिद्धार्थ रायचंद, लखनऊ का सबसे बड़ा बिजनेसमैन का इकलौता बेटा। सिद्धार्थ की नज़र रानी पर पड़ी। वो गिर गई थी और उसके घुटने से खून बह रहा था। सिद्धार्थ ने उसे अस्पताल ले जाकर इलाज करवाया। बातें हुई। रानी की सादगी, उसकी मेहनत और उसकी बिना स्वार्थ की मुस्कान ने सिद्धार्थ को छू लिया। 2 महीने बाद सिद्धार्थ ने घर वालों से कहा, मुझे यही लड़की चाहिए। रायचंद परिवार अमीर था, लेकिन घमंडी भी। उन्होंने पहले खूब विरोध किया, लेकिन सिद्धार्थ अड़ा रहा। आखिरकार शादी हो गई। रानी अब रानी रायचंद बन चुकी थी। बंगले में रहने लगी। महंगे कपड़े, ड्राइवर, नौकरानी, जेवर, सब कुछ। दादी को भी अच्छा इलाज मिल गया। लोग कहते, कूड़ा बीनने वाली लड़की अमीर घर की बहू बन गई। सोशल मीडिया पर कहानियां वायरल होती। लेकिन खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिकी। शादी के 6 महीने बाद एक रात रानी को पुरानी तस्वीरें देखते हुए सिद्धार्थ ने पूछा, तुम्हारे माता पिता के बारे में कुछ बताओ ना। रानी चुप हो गई। फिर एक दिन रायचंद परिवार के पुराने वकील ने सिद्धार्थ के पिता को एक फाइल दी। फाइल में था रानी का असली परिचय। रानी असल में राजकुमारी रानीश्वरी देवी थी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के एक छोटी सी रियासत कुंडीलखंड की इकलौती वारिस। 18 साल पहले जब रियासत के राजा रानी के माता पिता की हत्या कर दी गई थी, तब रानी सिर्फ 4 साल की थी। हत्यारे ने उसे मारने की कोशिश की, लेकिन नौकरानी ने बच्चे को बचा लिया और लखनऊ छोड़ दिया। अब कुंडेलखंड की रियासत फिर से सक्रिय हो रही थी। पुरानी संपत्ति, लाखों एकड़ जमीन, खदानें और सबसे बड़ी बात, राजघराने की एक गुप्त सौदा। रानी के खून में एक प्राचीन गुलामी का वचन था। 200 साल पुराना अनुबंध।
कुंडेलखंड के राजघराने ने कभी किसी ब्रिटिश अधिकारी के साथ एक समझौता किया था कि अगर वारिस लड़की हुई तो वो राज परिवार की सेवा में रहेगी। वो सेवा असल में गुलामी थी, राजघराने की संपत्ति और फैसलों पर नियंत्रण रखने वाली एक अदृश्य गुलाम। अब जब रानी की शादी हो चुकी थी तो रायचंद परिवार को भी इस अनुबंध का पता चला। असली खेल शुरू हुआ। रानी को एक रात अचानक कुंडेलखंड बुलाया गया। वहाँ पुराने महल में एक गुप्त समारोह हुआ। पंडित ने कहा, राजकुमारी अब राजघराने की दासी हैं। आपकी इच्छा, आपकी संपत्ति, आपका जीवन सब राजघराने के अधीन है। सिद्धार्थ भी हैरान था। उसने विरोध किया तो उसे धमकी दी गई, या तो रानी को छोड़ दो या पूरा रायचंद बिजनेस तबाह कर दिया जाएगा। रानी अब दिन में रायचंद बंगले की बहू थी, लेकिन रात में कुंडेलखंड के महल में राजघराने के गुलाम थी। उसे पुराने रिवाजों के अनुसार नंगे पैर महल के फर्श साफ करने पड़ते, राज परिवार के बुजुर्गों के आगे सिर झुकाना पड़ता और सबसे भयानक बात, हर महीने एक रात विशेष सेवा में बितानी पड़ती, जिसमें उसकी इच्छा शक्ति पर काबू पाने के लिए पुरानी तांत्रिक रस्में की जाती। आखिरकार रानी ने एक दिन दादी से कहा, दादी, मैंने कूड़ा बीनते वक्त भी आज़ादी महसूस की थी। अब ये सोने का पिंजरा मुझे मार रहा है। लेकिन अपने गलना मुश्किल था, क्योंकि वो न सिर्फ रायचंद परिवार की बहू थी बल्कि राजघराने की संपत्ति भी थी। कहानी का अंत अभी बाकी है। क्या रानी कभी आज़ाद हो पाएगी, या यही उसकी किस्मत है, घोड़े से सोने तक और सोने से गुलामी तक।